बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का मौसम, आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। कल लाहौर में इतनी खूबसूरत बारिश हुई है, इतना अच्छा मौसम था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि चलो यार, वो नाइट सफारी हो गया ना, तो वो वहाँ चलते हैं, घूमते हैं। संडे भी था, मगर वो फ़राल साहिबा क्योंकि लोगों से डरती हैं, रश से डरती हैं, तो उन्होंने कहा संडे मामा बहुत ज़्यादा रश होगा, आपने सेल्फियों की दुकान खोल लेनी है वहाँ पे जाके, मुझे कोई टाइम मिलना नहीं है, आप सारे फैंस को टाइम दे रही होती हैं। मैंने कहा मैं भी जाती हूँ तो पकड़ी जाती हूँ अपनी आवाज़ की वजह से, किसी वजह से भी कोई बात कर लो, फ़राल ये कर लो, फ़राल इधर आओ, कहाँ जा रही हो, आवाज़ से पकड़ी जाती हूँ। पता नहीं किस किस्म की मेरी टोन है, क्या आवाज़ है, मुझे नहीं पता। जैसा भी मुँह छुपा लो, कुछ भी कर लो, पकड़ी जाती है। मगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हब्स थी, ये जो गर्मी थी, ये एग्जॉस्ट थे, कानों से धुएं निकल रहे थे यार, इंजन बन गया था पूरा जिस्म। वो जैसे नहीं होता गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसमें पानी डालो गर्म हो जाती है, हीटअप कर जाती है, वैसे ही पूरा जिस्म हीटअप कर गया था यार। गर्मी कानों से निकल रही थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम पे रहम फरमाया और अपनी रहमत जो है वो बरसा दी। कल भी बहुत प्यारी बारिश और आज भी बहुत सारे इम्कान हैं, कल भी इम्कान है। मौसमी बारिशों के बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिए, मगर फॉर श्योर सेफ्टी पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप निकलें, गाड़ी में निकलें, तो मेक श्योर यू हैव छाता इन द कार। आपने अपनी गाड़ी में एक स्पेयर शीट्स रखी हो, और यू नो लाइक इधर तो है नहीं, जब मैं मुल्क से बाहर रहती थी वहाँ पर तो हम बचपन में, मुझे यही याद है कि अम्मी ना वो नहीं होते कोट्स वगैरह, रेन कोट्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो रखती होती थी। और अगर वो नहीं मौजूद और कहीं फट गया है या कोई बच्चा स्कूल छोड़ा है, तो बड़ी वाली जो कचरे की शॉपर नहीं होती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें से सिर्फ आपने जो है ना गला काटना है और बच्चों को वो ऐसे रेन कोट्स बना के दे देने। और दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस, डिस्पोजेबल है, इसी तरह के बाहर बाजार में मिलते हैं वो लंबे वाले जो शॉपर नहीं होते गार्बेज के, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर से बाहर जाना है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसमी ख़राबी की वजह से अगर आपको मोटरवे में और कहीं आपको अगर परेशानी या दुश्वारी का सवाल तो बहुत गलत हो जाएगा। गाड़ी का ऑयल चेक कर लीजिएगा, गाड़ी का गियर ऑयल चेक कर लीजिएगा। बारिशें अब बस बरसात का मौसम शुरू हो गया है, हर तरीके से अपना ख्याल रखिएगा। और ये जब बरसात का नाम आता है तो कोई ये बात ना भूले कि डेंगू साथ आता है। ये वो मेहमान है जो बिन बुलाया मेहमान आपके घर घुस जाता है, आपकी नस्लों तक घुस जाता है, आपको बीमार कर देता है। और मैं आज डेंगू के ऊपर बात भी करूँगी। अगर अल्लाह ना करे किसी को शिकायत या किसी को एहतियात की ज़रूरत है तो पहले से हमारे प्रिकॉशंस के लिए डेंगू का। और मैं आपको बताऊँ, डेंगू को पलने नहीं देना अपने घर पर, उसको बोलना है जी हो कौन, निकल बाहर, कोई पानी खड़ा ना रहे। मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे बाहर निकले यार, इतना महंगा नहीं है ये पोस्टफेल ये मच्छर मार दवाई जिसम में लगा के आप लगा लें, कुछ नहीं होता यार। बचत करें अपनी, बचत ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। बच्चों को लगाए नंगी नंगी टांगे लेके जो घूमते। सस्ती चीज़ बताती हूँ, लीमू का इस्तेमाल करें, ठीक है। लीमू इज़ द बेस्ट थिंग, आपको क्योर रखेगी, आपको सेफ़ रखेगी, लीमू का इस्तेमाल करें। चले जी, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया प्रिकॉशंस। बाद में अभी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में, क्योंकि जब डॉक्टर आएंगे तो हम कॉल्स बहुत ज़्यादा शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, और जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं आप चाहें तो हमारे माहिरीन से यहाँ पे ले सकते हैं। आज एक्नी के ऊपर भी बात करेंगे, जो किसी भी किस्म की फेस पे एक्नी है उसके क्या क्योरेबल सॉल्यूशंस हैं, वी विल डिस्कस दैट इन द शो। और उसके अलावा मैं चाह रही थी कुछ पर्सनल बातें भी हों। Take a break. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक्नी के ऊपर। ये जो हमारे चेहरे पे दाने निकल आते हैं ना, बारीक बारीक चेहरे पे, हमारे जिस्म पे, गर्मियों में हब्स वाला जो मौसम शुरू होता है, बारिशें होती हैं, पीठ पे भी जिसे हम कहते हैं पित्त निकल आई, पता नहीं कभी कुछ समझ नहीं आता, बहुत ही गर्मी दाने होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, चुभन वाले भी होते हैं, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मगर साथ साथ हम बात करेंगे डेंगू के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल, मैंने आपको पहले ही अपने इंट्रो में बता दिया कि इतना ज़्यादा फैल जाता है, स्पेशली जब बरसात का मौसम आता है और हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने घर में जो ठहरा हुआ पानी है उसको जगह दे देते हैं और डेंगू को हम अपना मेहमान बना लेते हैं। तो हमने इस मेहमान को जो अपने घर में घुसने नहीं देना, क्योंकि बिन बुलाए मेहमानों की कोई जगह नहीं होती। ऐसे ही है ना भाई, आपको इन्फॉर्म करके आए हैं, आपको बता के आए हैं, आप प्रिकॉशंस लें, आप तैयारी करें, उसके बाद चलो डेंगू गुजर जाए कोई फ़र्क नहीं है, बट यू कैन नॉट मीट डेंगू एनीवे। हमारे पास डॉक्टर सायरा मुस्तहसन जनरल फिजिशियन है और आज हम इनसे पूछेंगे कि हम
अपने आप को डेंगू से किस तरह से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऐसा मौसम इतना खूबसूरत हुआ हुआ है, लेकिन ऐसे मौसम में हम हमेशा डेंगू की बात ज़रूर करते हैं। देख लें कल कितनी प्यारी बारिश हुई है लाहौर में, है ना जी। और अभी भी सारे बारिश के क्योंकि मौसम शुरू हो जाएंगे तो इम्कान भी आज भी है। कराची का भी मौसम इतना खूबसूरत हुआ हुआ है, लाहौर तो बरसात की अब ढेर बन जाएगी, मगर इसको इंजॉय करने के साथ साथ मैं चाहूँगी कि क्योंकि लाहौर में तो बाग बहुत है, लाहौर में दरख्त बहुत है, लाहौर में ग्रीनरी बहुत है, तो ये सारी चीज़ें इंजॉय करने के लिए आपको बाहर निकलना है। ऐसे ही है, घर में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की भी होती है, बेलों से घर पूरी छत और टेरेस सजाए हुए होते हैं। तो आप ये हमें ज़रूर बताएं कि ये जो डेंगू है ये ठहरे हुए पानी में, जो हम सुनते आए कि ठहरे हुए पानी में आके बैठ जाता है, तो ये कौन कौन से ऐसे ठहरे हुए पानी होते हैं हमारे घर में जहाँ पर ये अपनी जगह बना लेता है और हम कैसे इससे बचत कर सकते हैं? सबसे पहले जो चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मिथ है कि लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ताज़ा पानी में होता है ना, कि ऐसे नहीं है। ये ठहरे हुए पानी जिसे आपने कहा उसमें होता है, और वो गदला पानी भी हो सकता है। गमलों में जो पानी है, छतों के ऊपर जो पानी है, जो बहुत सी हमारा फालतू सामान पड़ा होता है और उसमें अक्सर पानी होता है, मसलन कूलर और रूम कूलर्स एक्सेट्रा, तो उन सब में इसकी अफजाइश हो सकती है। तो ये पानी जो है वो गदला पानी और साफ़ पानी दोनों में ये मच्छर हो सकता है। ये जो हमारी टैंकियाँ होती हैं, अगर उसका कोई ऊपर कैप क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके अंदर भी पूरी पूरी टंकी में भी हो जाएगा क्या? जी हाँ, ये बना, क्योंकि ये इसका बेसिकली लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए पानी ज़रूरी है। और डेंगू एक ऐसा मच्छर है कि जो कि अर्बन एरियाज़ और घरों में भी बहुत ज़्यादा होता है। और दो तरह के मच्छर हैं डेंगू के, एक एडीज़ एजिप्टाई और एक एडीज़ एल्बोपिक्टस, जो कि ज़्यादातर यहाँ पर पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं। अच्छा। तो और हम ये देखते हैं कि बहुत से ममालिक इससे डेंगू का शिकार हैं, और हर साल बहुत से लोगों की अमवात भी डेंगू की वजह से हो जाती हैं। और जो वर्ल्ड की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं, और जिसमें से 40,000 लोगों की अमवात वाक़ई हो जाती हैं। अच्छा, ये नॉर्मल इंसान इसका शिकार कैसे होता है? ये डेंगू का बुखार क्या होता है? डेंगू के बुखार के अंदर शदीद बुखार, जिसमें सर दर्द, आँखों में दर्द और टांगों में दर्द इसकी इलामात है। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, जिसे हम ज़्यादा डरते हैं। उसमें ब्लीडिंग हो जाती है और अक्सर रैशेस और सुर्ख धब्बे नमूदार होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके डेंजर साइंस हैं वो 7 डेंजर साइंस कहलाए जाते हैं। उनमें एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, इसके अलावा कहीं से ब्लीड होना, और इसमें तेज़ बुखार का होना जो कि उमन 100 को क्रॉस कर जाता है, 101, 102 और कभी इससे भी ज़्यादा। फिर गनूदगी का तारी हो जाना, इंसान का ऐसी बात करना जो कि कॉन्शियसनेस को कम को शो कर रही है। जिस तरह कोई शख्स ड्रंकन होता है तो वो बात करता है, इस तरह की बात करना। या फिर हेमाटोक्रिट का कम हो जाना, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, ये डेंगू की डेंजर जोन में, इसका मतलब है इंसान दाखिल हो गया है। और इसकी इब्तिदाई अलामात कौन कौन सी होती हैं डेंगू की जब इंसान को हो रहा हो? इब्तिदा में तो ये बुखार से उमूमन शुरू होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा शदीद दर्दें होती हैं, क्योंकि डेंगू का वर्ड जो है उसका मतलब है ब्रेक बोन। इतनी दर्दें होती हैं जिस तरह हड्डियाँ दुख रही हैं, हड्डियाँ टूट रही हैं। अच्छा, तो ब्रेकिंग पूरे जिस्म में दर्द का, स्पेशली आँखों में, सर में और टांगों में दर्द अगर है तो ये इसकी इब्तिदाई अलामात हो सकती हैं। अच्छा, ये जो डेंगू है मच्छर, इसकी टांगें वाइट ही होती हैं या फिर और भी किस्म के कोई डेंगू हो सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। डेंगू का जो मच्छर है उसकी पहचान ये है कि वो ब्लैक एंड वाइट होता है। उनमें से 2 तरह के मच्छर हैं। एक है जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, वाइट डॉट्स। आपने अक्सर देखोगे जेबरा के ऊपर लाइंस होती हैं, उन पर डॉट्स नहीं होते। तो कुछ जेबरा जैसे भी होते हैं जिसमें ब्लैक एंड वाइट जो धारियाँ होती हैं, और कुछ जो मच्छर हैं उसके ऊपर ब्लैक के ऊपर वाइट डॉट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, वो जिस अभी पिक्चर में भी मैंने भी देखा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। अच्छा, ये एक मच्छर जब काटता है तो जो दूसरा बंदा है उसको भी तैयार कर लेता है कि उससे किसी और को भी लग जाएगा? ये एक बड़ी ज़रूरी बात है जो आपने पूछी है। अगर डेंगू का मच्छर, ये मादा मच्छर होती है क्योंकि उसके अपने अंडे देने के लिए खून दरकार होता है। मादा मच्छर है ये जब मादा मच्छर खून सक करती है डेंगू के पेशेंट का, तो उसके अंदर डेंगू का वायरस चला जाता है। अच्छा। अब वो जब नेक्स्ट पेशेंट को काटती है तो उसको फिर दोबारा डेंगू ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र होता है डेंगू मच्छर के थ्रू। अच्छा, इसका मतलब ये एक डेंगू का मच्छर किसी अगर पेशेंट को लड़ गया है तो जो आम मच्छर है
वो भी सादा मच्छर जो है वो किसी पेशेंट से डेंगू मच्छर बन सकता है, वो आम मच्छर को भी डेंगू मच्छर बना देगा। जी हाँ, अब आप ये और तो ऐसे ही फैलने वाली कहानी है। पहले और इसके अलावा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिर ये, इसमें तो टांगे वाइट वाली कहानी नहीं है ना, मतलब एक अगर डेंगू मच्छर है जिसकी टांगे वाइट है, उसने तो सादा आम मच्छर है उसको भी डेंगू बना दिया, फिर तो डेंगू का मच्छर वाइट टांगों के अलावा वाला भी मच्छर डेंगू वाला ऐसे मच्छर हो नहीं गया। है, फिर क्योंकि ना मलेरिया का जो मच्छर है नॉफिलस, उसके ऊपर वाइट धारियां या वाइट डॉट्स नहीं होते। अच्छा, ठीक और वो है। डेंगू में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब वो खून सक करता है मगर डेंगू फैला तो सकता है ना। नहीं फैला सकता। वो मलेरिया का एनोफिलस जो है वो मलेरिया ही फैला सकता है। वो उस वायरस को अपने स्लाइवरी ग्लैंड में जब लेके जाता हाँ। है तो वहाँ जाके वो डिवाइड करता है, और मलेरिया मच्छर का एक लाइफ साइकिल का पार्ट एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है, तो इसलिए वो डिफरेंट मच्छर है। तो मच्छरों की एग्जाम डिफरेंट वायरसेस को हार्बर करती हैं, अपने अंदर मल्टीप्लाई करती हैं, रखती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मॉस्किटो एक अपनी मुख्तलिफ स्टेजेस कंप्लीट करता है, जिस तरह एग हुआ, लार्वा है और मॉस्किटो है। अगर एक मादा जिसने एक डेंगू के मरीज़ से खून लिया और उससे उसने अंडे दिए, तो उसके अंडों में भी डेंगू का वायरस मौजूद होगा। इसलिए जब हम पानी निकाल देते हैं तो उसके अगर अंडे मौजूद हैं तो वो भी कई महीने तक ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि जैसे अगर डेंगू मच्छर ने काट लिया है, उसके कितने दिन के बाद, कितने अरसे के बाद जो है पेशेंट वो तैयार हो जाएगा डेंगू के, मतलब मरीज़ बन जाएगा? जब मच्छर काटे तो उसके हमें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये पेन शेन सारा हाँ प्रॉब्लम्स। लेकिन जो इसका ज़्यादा डेंजरस एरिया है जिसे हम डेंगू हेमरेजिक कहते हैं, जिसमें खून रसने का चांसेस होते हैं, वो 24 to 48 आवर्स तक रहता है। तो 2 से 3 दिन तक वो दौरानिया रहता है जिसमें मरीज़ ख़तरनाक हालत तक हो जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोगों का जैसे ही बुखार ख़त्म होता है वो बड़े खुश होते हैं कि बुखार ख़त्म हो गया, एहतियात सब छोड़ देते हैं, और वहाँ से ही कन्वल्सेंट फेज में जाने की बजाय वो डेंगू हेमरेजिक फेज में चले जाते हैं। मतलब कि ठीक होने की बजाय, मतलब आपका पेन, मैं बताना ही चाह रही हूँ लोगों को, पेन खत्म हो गया, ठीक है, आपका सर का दर्द खत्म हो गया, आपकी आंखों का पेन खत्म हो गया, एंड देन आपका लेथार्जिकनेस नॉर्मल हो गया, आपका फीवर भी नॉर्मल हो गया, बट लोगों को ये लगता है कि अब हम ठीक हो गए तो सारी मेडिकेशंस छोड़ देते हैं। वो फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है? हेमरेजिक फीवर। ये क्या है? डेंगू हेमरेजिक फीवर एक डिफरेंट एंटिटी है, और अमूमन वो लोग जिनको एक दफ़ा डेंगू हुआ है, अगर वो दोबारा डेंगू का शिकार होते हैं, या कुछ लोग जो कि शुरू से ही डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर का शिकार हो जाते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अल्लाह ना करे अगर कोई हामला माँ है तो उसका बर्थ जल्दी हो सकती है बच्चे की, और उसके अंदर भी खून रस सकता है, और उसको बाद में भी खून बहुत ज़्यादा उसके जिस्म से खारिज हो सकता है। तो वो ये तमाम लोग जिनके अंदर से खून कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए या ब्लीडिंग हो गई, ये सब के सब हम हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं कि इनके अंदर खून जो है वो ब्लीड कर रहा है, और खून की कमी होने की वजह से ये शॉक में चले जाएंगे और इनकी डेथ की, इसलिए इनको बचाना ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, फिर हम पूछेंगे वाइट प्लेटलेट्स ये जो आपके बॉडी के कम हो जाते हैं, और ये कौन से प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट होते हैं या कौन से होते हैं, मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैं आपके साथ ही मिलके डॉक्टर साहब से पूछूंगी ताकि हम सब इससे आगाह रहें और अपना ख्याल रखें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डेंगू के ऊपर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके प्रिकॉशंस आपको बता रहे हैं, और उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं आपके पूरे जिस्म में, आपकी बॉडी में, आपकी सेहत पे, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करें। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कम हो जाते हैं डेंगू में, ये सुनने को ज़्यादा मिलता है, वाइट सेल्स, रेड सेल्स जो हैं वो कम हो गए, ये क्या थ्योरी है? अक्सर हम ना डेंगू के अंदर ये देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी लाइन प्रिजर्व रहती है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स की नॉर्मली 150,000 से ये ऊपर होते हैं, 1,50,000 से 400,000 तक आम इंसान में ये नॉर्मली पाए जाते हैं। जब ये 1 लाख से कम हो जाएं या 100,000 से कम हो जाएं तो वहाँ पर एकदम अलार्म बजना शुरू हो जाना हमें चाहिए। कैसे पता चलेगा कि प्लेटलेट्स कम हो गए? वो एक रिपोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट,
वहाँ उस रिपोर्ट से पता चलता है कि तो अगर प्लेटलेट्स किसी कम को हो गए। दर्द तकलीफें हो रही है तो ये ब्लड काउंट करवाने के लिए हमने किसी जगह जाना है, टेस्ट करवाने जाना है? बिल्कुल, ये तो एक आसान तरीका है। इसके अलावा डॉक्टर्स के पास एक और तरीका भी है जिसे हम हैश टेस्ट कहते हैं। उसमें बीपी को, कफ को बांधकर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लिया जाता है और उस एरिया में देखा जाता है कि कितने डॉट्स अपीयर हुए। अगर वो डॉट्स अपीयर हो रहे हैं 10 से ज़्यादा तो उसका मतलब है कि प्लेटलेट्स कम है। अच्छा। लेकिन फिर भी सीबीसी से ही कंफर्म किया जाता है कि प्लेटलेट्स कितने हैं। और जिस शख्स को डेंगू हो जाए उसका बार बार सीबीसी का टेस्ट करवाना पड़ता है। ये मजबूरी है क्योंकि उससे 2 चीज़ें हमने देखनी है, एक तो डब्ल्यूबीसी काउंट से वाइट सेल्स जिस तरह आपने कहा, दूसरा प्लेटलेट्स। थर्ड एक और भी इंडिकेटर है हेमाटोक्रिट। अगर हेमाटोक्रिट भी कम हो रहा है तो ये भी इलामत है कि ये डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर है। अमूमन डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर पहले दिन से ही डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर ही होता है। बुखार जिस दिन फर्स्ट टाइम शुरू हुआ उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर जो है वो आगे प्रोग्रेस करता है और मालूम नहीं होता। मरीज़ कहते हैं मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है और मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसके एब्डोमेन में कि ब्लीड शुरू हो जाता है, लीकेज शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है और अचानक ही मालूम होता है कि इसको ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया है। तो अच्छा। ऐसे तमाम मरीज़ जो कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर के हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं। मुझे ये भी बता दें कि प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं, इसका क्या ताल्लुक है? जिस्म में दर्द, बुखार में दर्द, ये प्लेटलेट्स कम हो जाना और ये लाख से कम के काउंट पे फिर ये डेंजर हो जाना, ये चीज़ें तो बता दें क्यों? डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर के अंदर मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया उसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि खून की नालियाँ हैं और खून की नालियों के अंदर जो प्लेटलेट्स और जो वायरस है उनके मुख्तलिफ एग्रीगेट्स बनते हैं और वो खून की नालियों के साथ साथ चिपक जाते हैं या रो अप कर लेते हैं और एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर गैप्स आना शुरू हो जाते हैं जहाँ से प्लाज्मा की लीकेज शुरू हो जाती है। और जब वो प्लाज्मा की लीकेज ज़्यादा हो जाती है तो खून के अंदर से एक वाइट वाला पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो वहाँ से निकलकर थर्ड स्पेस में चला जाता है और खून की नालियों से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। और ये जो ब्लीडिंग वाला सिम्टम है ये क्या है? ब्लीडिंग के अंदर जब इंसान के कहीं से भी ब्लीड हो जाए, मिसाल के तौर पर पेट में, तो पेट के बाहर बहुत सी स्पेस है तो मालूम नहीं होता कि अंदर ब्लीड हो रहा है जब तक कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मली हर शख्स का एक ब्लड प्रेशर की रेंज है तो 120/80 वो मेंटेन कर रहा होता है। जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप कर जाता है कि ब्रेन को परफ्यूजन रुक जाती है और ब्रेन को अगर 5 मिनट्स भी ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। और ये अगर इसका सही इलाज ना कराएं, टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट ना लें तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, प्लीज़ बताएं देखने वालों को। जिससे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर जो है उससे बहुत ज़्यादा अमवात दुनिया में हुई हैं और रिपोर्टेड है कि 40,000 लोगों की अमवात डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर से हुई। अब इनमें वो तमाम लोग, वो फीवर था ना कि जिसमें हमें लगा कि हम ठीक हो गए और हम अपने मेडिकेशंस वगैरह छोड़ बैठे थे, ठीक है, तब ये हमें पकड़ लेता है। मगर जब ऑलरेडी हम डेंगू के प्लेटलेट्स कम है, ये सारा जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हमारे कम चल रहे हैं और हमारी तबीयत बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा, ऑन दैट नोट फिर अगर हम अपनी ट्रीटमेंट कराने के बावजूद बीमार ही हम ठीक नहीं हो रहे, फिर क्या? फिर आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि मॉनिटरिंग हो सके और उस मॉनिटरिंग के अंदर ये भी डेंजर हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है सर। बिल्कुल, डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर किसी भी वक्त हालात पलटा खा सकते हैं और ऐसा शख्स जिसको अब यूँ लग रहा है कि मैं बेहतर हूँ उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है और उसकी मौत वाकई हो सकती है। तो ये जो पपीते का पानी है, ये सब जो बहुत लोग पी रहे होते हैं, डेंगू शुरू होता है या मौसम शुरू होता है, पपीते का पानी, पत्ते वैसे ही जमा हो जाते हैं घर में, इज दिस रियली वर्थ इट? ये काम करता है क्या, डेंगू ख़त्म कर देता है? अच्छा, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पपीते का पानी, पत्तों का पानी, पपीते का फल, पपीते के बीज, इवन सेब और बहुत से फलों का नाम लिया जाता है। डेंगू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रेशन बेहतर की जाए और जो हाइड्रेशन के लिए पानी देना है, चाहे वो भले ORS का पानी पी लें हम, ORS का पानी दिया जाए। इसके अलावा सेब का जूस देने में कोई हर्ज नहीं है। पपीते के पत्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डेंगू के मच्छर को ख़त्म कर सके। अच्छा। लेकिन इस बहाने मरीज़ पानी ले लेता है तो उसका इस कोई फ़ायदा भी है के पपीते साथ के पत्ते का? चलो डेंगू के हिसाब से नहीं, किसी और तरीके से फ़ायदा है, कुछ है?
जहाँ तक बिल्कुल भी नहीं, बस घास फूस उबाल के पी लें, ये वो वाला निमित्त है। ये आपने जिस तरह कहा कि रिसर्च से कुछ चीज़ें साबित की जाती हैं, तो अभी तक ऐसी कोई रिसर्च ऐसी नहीं कोई हुई रिसर्च ही नहीं जिससे है, इससे बेहतर घास खा लें। क्या बात करते हैं यार, क्यों पपीते के पत्ते के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तीसरी मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो इसकी वैक्सीनेशन है, इट्स लाइक 2015 में इसकी वैक्सीनेशन आ गई थी डेंगू की। अब ये वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन पहले ही कोई बंदा लगा ले, डेंगू का मौसम, बरसात का मौसम आया, तो क्या लगा सकता है जाके बोले कि मुझे वैक्सीन लगा दें, तो फिर तो बचत हो जाएगी या नहीं? जी, इसका ना 2 वैक्सीन्स हैं और इसकी वैक्सीन सिर्फ कंसल्टेंट के ओपिनियन पे ही लगती हैं, क्योंकि ये हर शख्स को नहीं लग सकती। क्यों? जिनको डेंगू वैक्सीन पहले तो आ हुआ गई, फिर क्यों नहीं और लग सकता? अच्छा। जी, और उनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, सिर्फ उनको रिकमेंड की जाती हैं। और डेंगू की वैक्सीन की भी एक ख़ास एज है और उम्मन ये 12 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच पे रिकमेंड की जाती मतलब है। ये वो वैक्सीन है कि पहले एक बार डेंगू का मजा चखो, उसके बाद वैक्सीन लगेगी, फिर बचत है। और ये तो बड़ी गलत बात है। नहीं, ऐसी कोई इसमें इसकी वैक्सीन भी नहीं है जो लॉजिक है। डेंगू लगे बगैर पहले इसे लगा लेनी, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, इसलिए ना हर चीज़ के कोई इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हमें देखना होता है कि हम किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा। जो शख्स एक दफ़ा पहले डेंगू का शिकार हो चुका है, अगर जब दोबारा डेंगू की तरफ जाता है तो उसके अंदर सेवेरिटी के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा शदीद डेंगू का शिकार होगा और उसमें मौत के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो उन चांसेस को डेंगू वैक्सीन मिनिमाइज़ करती है। Oh my इसीलिए God. जिसको एक दफ़ा डेंगू हो गया उसको दोबारा फिर डेंगू के। अच्छा, और आपका एक और बड़ा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत से लोगों को डेंगू होता है लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि हमें डेंगू पहले हुआ था। अच्छा। और जब हम टेस्ट करते हैं तब अक्सर उनकी IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव चल जाता है। हमें मालूम हो जाता है कि इनको पहले भी डेंगू हुआ था और वो ही कहते हैं कि नहीं, हम तो कभी डेंगू का शिकार नहीं हुए, हमें कभी डेंगू नहीं हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायरा, आपने हमारी रहनुमाई की, बड़ी अच्छी गाइडलाइन हमें बताई है एंड विल फॉलो दैट। जो प्रिकॉशंस, जो चीज़ें बताई हैं हमने आपको, उस पर अमल कीजिए। सीरियसली बड़ी शिद्दत से फैलता है डेंगू। मौसम है, मौसम इंजॉय करें मगर अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें अपना भी, अपने घर में बच्चों का भी, और ठीक है, और उन मच्छरों पे भी रहम करें जो बेचारे डेंगू का शिकार नहीं है, उनको भी अगर आपको हो गया तो वो भी बेचारे शिकार हो जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि शुरू से मैं बता रही हूँ आपको कि आज हम बात करेंगे एक्नी के ऊपर, और एक्नी की जो मज़ीद एक परेशानियां हैं कि आपकी पूरी बॉडी में एक्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके बैक पे, मैंने बार बार शुरू में भी बोला कि एक वो जो लोग कहते हैं ना कि पित्त निकल आई है, पित्त दूसरी चीज़ होती है, बैक की एक्नी दूसरी चीज़ होती है। मुझे आजकल इशू हुआ हुआ बैक एक्नी का, ये पता नहीं मौसम की वजह से, जो इतनी ज़्यादा हब्स थी, तपिश थी, गर्मी थी, दिन रात हम काम करते हैं, पता कोई नहीं चलता, तो वो पीछे बैक पे मुझे भी एक्नी प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको बताऊँ, इस हद तक की प्रॉब्लम है, जैसे मैं टेक लगा रही हूँ ना, मुझे चुभन होती है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट होती है, इसकी दवाइयाँ होती हैं। तो मैं आज ख़ास तौर पे मैंने आमना राज को यहाँ पे मधु किया है। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, शी इज़ वेरी फेमस, बहुत अच्छा काम करती हैं, और आज अपनी क्लिनिक छोड़ के ख़ास तौर पे हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए आई हैं। तो हम बात करेंगे कि इन सब एक्नी को हम कैसे ट्रीट करें, और ख़ास तौर पे अपने फेस की एक्नी, बिकॉज ये वो जगह है, चेहरा जो आपको नुमाया होता है, आपको सब देख रहे होते हैं, यू नो, आपके पेरेंट्स, आपकी आँख पड़ती है, तो ये जगह भी आपकी साफ़ रहना ज़रूरी है। हमें एक दाना भी निकल जाता है तो हम परेशान, कभी फोड़ रहे हैं, कभी हाथ लगा रहे हैं, कभी पिन से निकाल रहे हैं, उसका पस निकाल रहे हैं, या कुछ, यू नो, ऑल दैट, तो वो फैल रहा होता है। इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं, इफ़ एनीबडी यू नो ज़्यादा यू नो वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो यू कैन डू द लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम आमना राज जी, कैसी हैं? व्हाट्सअप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। माशाल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आमना जी, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि एक्नी कितने किस्म की होती है, और ये बरसात के मौसम में जो एक्नी शुरू होती है, ये कौन सी होती है? देखें, एक्नी बेसिकली होती क्यों है, वो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक्नी यू मीन कि सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जिनकी ऑयली स्किन है? मोस्टली यस, होता ये है कि हमारी ऑयल ग्लैंड की डिसबैलेंस की वजह से या ऑयल ग्लैंड में गड़बड़ की वजह से एक्नी होना शुरू होती है। ठीक है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है लेकिन फिर भी उनको एक्नी हो रही होती है। उसकी रीज़न ये है कि पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं।
पहले हम बात करते हैं ना, जैसे आपने क्वेश्चन किया टाइप्स ऑफ एक्नी की, तो लोग समझते हैं कि एक्नी जो है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा फोड़े पिंसियाँ हों तो वो एक्नी है, या बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने हों जो स्कार्स छोड़े हों वो एक्नी है, और बाकी जो है वो उसको बाकी किस्म जो वाइट हेड्स होते हैं या छोटे पे टाइप के छोटे छोटे एक्नी वाले रेड डॉट्स होते हैं उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैदे की गर्मी की वजह से हैं, या हमने कुछ खा लिया उसकी वजह से हैं, या हमने जो है वो पानी नहीं ज़्यादा पी रहे, हमें डिहाइड्रेशन होगी उसकी वजह से होनी शुरू होगी। तो बेसिकली जो एक्नी का मेन रीज़न है वो हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड का सही काम ना करना है, ठीक है। और वो ज़्यादातर ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस जो कि डिफरेंट हमारी लाइफ में डिफरेंट वक्त में औकात में डिफरेंट तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे हमारे ऑयल ग्लैंड की जो सिक्रीशन में डिस्टर्बेंस हो जाती है, या हमारा ऑयल ग्लैंड किसी न किसी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो हमें एक्नी होना शुरू हो जाती है। अब एक्नी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें कॉमेडोनल एक्नी आती है, पैपिलोपस्चुलर एक्नी आती है और नोडुलोसिस्टिक एक्नी आती है, ठीक है। कॉमेडोनल एक्नी का मतलब ये है कि जैसे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं वो बेसिकली कॉमेडोन्स होते हैं, तो ब्लैक हेड्स भी एक्नी की किस्म है और वाइट हेड्स भी एक्नी की किस्म है। फिर जो सेकेंड टाइप की आती है जिसमें आपको छोटे दाने रेड या और छोटे छोटे दाने निकलते हैं या पस्चूल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, पस वाले दाने आपको निकलना शुरू हो जाते हैं, तो पैपिलोपस्चुलर होती है। तीसरी जो किस्म होती है जो सिवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्नी है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को स्कारिंग और डिप्रेशन और खड्डे बन जाते हैं चेहरे के ऊपर, वो नोडुलोसिस्टिक होती है, यानी वो फोड़ों की तरह की एक्नी जो है वो आपके चेहरे पे, गर्दन पे, बैक पे, चेस्ट पे जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो मेन रीजंस मतलब मेन टाइप्स तो एक्नी की ही हैं, ठीक है। अच्छा। और गर्मी में बरसात में बेसिकली एक्नी थोड़ी ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि ऑफ कोर्स गर्मी है, हम स्वेट ज़्यादा करेंगे, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो हमारी वो दोनों चीज़ें मिल के बाहर एनवायरनमेंट में डस्ट है, ग्राइम है, और मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने क्लीन नहीं होते, तो उसकी वजह से भी बाहर से भी हमारे पोर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। हम बात करें एक्नी के ऊपर, हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आप पूछ सकते हैं किसी भी किस्म की, अगर सीवियर आपको एक्नी अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे और आप उससे निजात चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपके यहाँ पर डॉक्टर आमना राज से बात करा सकती हूँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और जैसे कि आमना राज ने हमें एक्नी के बारे में बताया कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एक्नी होते हैं, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। कुछ लोगों को जैसे कील मुहासे होते हैं, ठीक है, तो क्या उनके आगे जो बच्चे हैं उनको नस्ल दर नस्ल ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ये इनहेरिटेड भी हो जाते हैं? टेंडेंसी ज़रूर होती है, जैसे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन आपकी ज़ाहिर जीन्स में आती है। जिन लोगों की ड्राई स्किन्स हैं, जिन लोगों को एटोपी की हिस्ट्री होती है, एक्जिमाज होते हैं फैमिलीज़ में, उनमें आगे ड्राई स्किन चलती है। तो इसी तरह ऑयलीनेस भी समझ लें उसका जीन से ताल्लुक़ ज़रूर होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जिनके पेरेंट्स में किसी एक को एक्नी है या दोनों को एक्नी है, उनके बच्चों में भी उतनी सिवियर एक्नी आने का जो है वो टेंडेंसी होती है। हाँ, सारे बच्चों को नहीं होती, हाँ। लेकिन बीच में कुछ बच्चों को होती है, कुछ बच्चों को नहीं होती। मुहासों की नशोनुमा में ये जो बैक्टीरिया है ये क्या रोल प्ले करता है? देखें, जो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस एक बैक्टीरिया होता है जो रहता है हमारे ऑयल ग्लैंड में, और वो एक्नी की प्रोडक्शन में, इसमें इन्फेक्शन होने में, पस्चूल्स बनने में, इन्फ्लेमेशन होने में रोल प्ले करता है। तो जब हम एक्नी को ट्रीट करते हैं तो हम टॉपिकल यानी लगाने वाली एंटीबायोटिक्स और समटाइम्स खाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी उसकी एक्टिविटी होती है, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अच्छा, मुहासों में और जल्द के दीगर जो हालात होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उनमें हम कैसे ये फ़र्क महसूस करें कि ये वाले जो एक्नीज़ हैं ये भी मुहासे हैं? नहीं, सारे हर तरह के जो ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड्स होते हैं वो एक्नी ही होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें स्किन पे होती हैं जैसे माइलियाज हैं या छोटे छोटे सिस्ट हैं, वो लगते कुछ लोगों को वाइट हेड्स हैं लेकिन वो वाइट हेड्स नहीं होते, वो माइलियाज होते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर ही आपको चेक करके बता सकता है कि ये आपको वाइट हेड्स हैं या माइलियाज हैं। लेकिन अक्सर लोगों को जो ज़्यादातर आपको ब्लैक हेड्स हैं, एक्नी हो रहा है, तो वो जो आपको वाइट हेड्स नज़र आएंगे वो एक्नी की ही किस्म होती है। तो एक्नी टेस्ट वगैरह भी होता है, कुछ होता है, कोई पैच टेस्ट, कोई एक्नी के लिए हमें कोई ख़ास टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्नी बेसिकली जो है वो हम देखने से हमें पता चल जाता है कि ये एक्नी है,
और जो है इसको ट्रीट बेसिकली करना है। और हम एक्नी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। देखिए, एक्नी की ट्रीटमेंट में जो है वो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, लगाने वाली हैं, खाने वाली हैं, डिपेंड करता है सेवेरिटी के ऊपर। जैसे अगर आपको सिंपली कॉमेडोन्स हैं यानी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, कील महासे हैं, तो उसके लिए सिंपल कोई एक बेसिक फेस वॉश और एक दो लगाने वाली दवाइयाँ हैं जिसमें रेटिनॉइड्स हैं, टॉपिकल क्लिंडामाइसिन वगैरह होती है, नियासिनामाइड है, ज़िलिक एसिड है। ये वो चीज़ें हैं जो हम सिंपल एक्नी में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को साथ बहुत ज़्यादा मोटे दाने निकल रहे हैं और ज़्यादा तादाद है और इन्फ्लेमेशन भी है यानी सुरखाई है, और कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, दाने मतलब छोटे हैं, कोई बीच में वाइट हेड्स हैं, मिक्सचर है एक्नी का, और 5-7 दानों से ज़्यादा समझ लें चेहरे पे निकले हुए हैं, बैक पे निकले हुए हैं, तो फिर हमें खाने वाली दवाइयाँ डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, इस रेंज की दवाइयाँ होती हैं ग्रुप की, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की, जो कि हम एक्नी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर किसी को इनसे आराम ना आ रहा हो, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं एक्नी की ट्रीटमेंट में। बेसिकली कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करना पड़ता है वो हम बैक ट्रैक करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्नी पे, कि समझ लें कि एक तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है आपके ग्लैंड से, या आपका ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा थिक ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली स्किन से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, या हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन ने अपना हर महीने टर्नओवर होती है, हमारी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है, अल्लाह ताला ने कुदरत ऐसी रखी है कि हमारी स्किन ने जो आउटर सेल्स हैं वो शेड होने हैं, ठीक है। तो अगर वो शेड ना हो रहे हो या ज़्यादा शेड होने लग जाएं तो उसमें भी डिफरेंट स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। तो पोर्स ब्लॉक होने का एक रीज़न ये होता है कि हमारा एपिडर्मल टर्नओवर जो है स्किन का वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे पोर्स ब्लॉक हो गए। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करना है जिसमें ऑयल की सिक्रीशन को हमने थिन करना है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है, हमने इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। और अगर किसी भी यानी सिंपल दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, लगाने वाली और खाने वाली, तो फिर ओरल आइसोट्रेटिनोइन एक स्ट्रॉन्गर दवाई है जो विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, उसके साथ तकरीबन 100% एक्नी का परमानेंट इलाज किया जा सकता है। मैंने आइसोट्रेन खाई थी तो मेरी बॉडी ना फुल बहुत ड्राई हो गई थी, हाथ मुंह, मुझे 2 डब्बे खाने थे जो डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे, और कराची में होते थे डॉक्टर खिलजी, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी। अब मेरी पूरी बॉडी इतनी ड्राई हो गई थी, ऑल्दो एक्नी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उससे। अच्छा, साथ साथ स्किन भी गोरी हो गई थी। मैं बहुत डरी हुई थी जब उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, तो मैंने उनको ये बोला था कि मेरी स्किन डार्क ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो अब एक्नी की दवाई लगाते हैं, चाहे टी ट्री ऑयल हो, ये हो, वो जगह पैच थोड़ी सी डार्क हो जाती है क्योंकि वो पील ऑफ होती है थोड़े टाइम के लिए, बाद में अपना रंग पकड़ती है। तो मैं ही कहती कि गोलियाँ ऐसी ना हो कि जिससे मेरी स्किन डार्क हो जाए, तो उससे मेरी स्किन बल्कि फ्रेश भी हो गई थी। मैं इसको प्रमोट नहीं करी, मेरे कहने पे खाना ना शुरू कर देगा। नहीं, वो ओरल आइसोट्रेटिनोइन आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर बगैर डॉक्टर वही खानी है भाई, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैं तो कुछ जहर खाने को बोलती हूँ, आप खाना शुरू कर देते हैं, वो मैंने खाई थी भाई, आपने नहीं खानी। वो डॉक्टर की तशख़ीस और प्रॉपर इलाज के साथ जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। वो समझ लें एज अ लास्ट रिजॉर्ट है। किसी को बहुत सिवियर एक्नी हो और किसी और मेडिसिन से वो ठीक ना हो रही हो, या बहुत पेनफुल और बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत निशान छुट रहे हैं, तो ये फिर उस दवाई को यूज़ करते हैं। वो और भी डॉक्टर से पूछ के स्ट्रिक्टली एक अंडर कॉल, सुपरविजन उसको यूज़ हाँ। करना होता है, क्योंकि मैरिड ख़वातीन उसको अगर खुदा न खास्ता उसको खाते हुए प्रेग्नेंट हो जाएं तो बेबी में 100% चांसेस हैं बर्थ डिफेक्ट के। इसलिए जिनकी बच्चियों की शादी होने वाली हो या जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनको बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर गाइडेंस के, उनकी अंडर सुपरविजन इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना होता। इसलिए मैंने कहा ठीक क्लियर है? कर दूं भाई। हाँ एक जी। कॉल है, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भैया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुबना है, लाहौर से। लुबना जी, लुबना जी क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे स्किन जो है ना उसको टाइट करने के लिए कुछ बता सकें। मेरी एज 45 है और स्किन जो है ना वो मेरी नीचे को झलक रही है, आंखों के ऊपर वाली जो स्किन है वो भी, और ना इसके लिए टाइटिंग के बारे में मुझे पूछना है। आपकी एज क्या है डॉक्टर साहब को ये भी बता दें? 45। इतनी एज तो नहीं है, इसमें ढलकना तो नहीं चाहिए स्किन इतनी जल्दी क्यों? डॉक्टर साहब प्लीज़ बात कीजिएगा उनसे आप खुद। अच्छा, आपने कोई वेट लॉस वगैरह तो नहीं किया जिसके बाद आपको लगा कि आपकी स्किन लूज होनी शुरू हो गई है, या रूटीन में जो मैंने किया था एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि उससे मेरा पूरा जिस्म, मेरे स्किन, चेहरा सब कुछ ना तो बहुत ज़्यादा ना हो गया था। उसके बाद मैंने वो डाइट छोड़ दी। वैसे अपने आप को मैं मेंटेन रखने के लिए कुछ करती रहती हूँ।
ठीक है, देखिए मोस्टली जो एंटी एजिंग के लिए, ज़ाहिर है मैंने आपको देखा नहीं, आपकी स्किन असेस नहीं की, तो बहुत ज़्यादा कुछ बताना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगी। लेकिन जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, वो एक तो ये है कि सन ब्लॉक आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जो कि मिनिमम SPF ऑफ 30 हो और जिसमें UVA और UVB प्रोटेक्शन हो। आप घर से बाहर निकलें या ना निकलें, आपको सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सुबह लगा लें, क्योंकि दिन में अगर हम घर में भी हैं तो ज़ाहिर है घर से बाहर निकलना, खिड़की से अंदर धूप आती है, आप थोड़ा सा सहन में जाते हैं, अंदर आते हैं, किचन में जाते हैं, हीट के आगे होते हैं, तो हमारा जो सन एंड हीट एक्सपोजर है उससे हमारी स्किन एज करती है, तो हमें SPF घर में भी यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सपोजर है हमारा, धूप में हम बाहर हैं, तो हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है डेफिनेटली नेसेसरी होता है। उसके अलावा नाइट क्रीम के तौर पे या रात के वक्त जो इनकी एंटी एजिंग रूटीन हो सकती है, उसमें रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल शुरू कर सकती हैं। कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिनको हम एंटी एजिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स असेस करने के बाद, क्योंकि वो इरिटेट कर सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो वो हम पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड करते हैं स्किन देखने के बाद कि इनको क्या यूज़ करना चाहिए। लेकिन रेटिनॉल की तरफ जा सकती है, हाँ जी, मतलब रेटिनॉल सीरम और जो रेटिनॉइड्स हैं वो हमारी स्किन में एंटी रिंकल या एंटी एजिंग के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेने चाहिए ऑरली, विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया, CQ10 हो गया, ये वो सब चीज़ें हैं जो ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, उनके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिमूव करते हैं हमारे अंदर से। तो वो ज़ाहिर है वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं, जो हम विटामिन्स लेते हैं, वो भी हमारी एंटी एजिंग में जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक हर्बल नुस्खा जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, आप प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो अंडा है वो आपने खाना भी है, हर हाल में कोशिश करें 3 खा जाए, 4 खा जाए, 2 खा जाए, मगर अंडा ज़रूर खाएं। और एक अंडे का मास्क मेरे YouTube चैनल पे है, वो प्लीज़ जाके एक बार देखिएगा ज़रूर। वो पूरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया ने ना उस पर मुझे बहुत दुआएं दी हैं, आपको अच्छा लगेगा, मैं भी यूज़ करती हूँ। और उसका जो तौर तरीका है ना वो बस सही इस्तेमाल कीजिएगा, एग्जैक्टली उसमें बताया हुआ है, वो कीजिएगा, तो वो एक बार जाकर यूट्यूब पर देख लें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तीसरा ये कि अगर आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर अगर स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, तो आपके चेहरे पर आपको लगता है कि नहीं आपकी वो ब्यूटी वैसी नहीं मैच करी, तो प्लीज़ आप जाके, वो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत आपको जो बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शंस हैं उनकी हेल्प आउट मदद लेनी पड़ेगी। इन चीज़ों से डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। देखें, जहाँ पर ज़रूरत है, अब चीज़ ऐसी ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए तो लगाने ही पड़ेंगे, तो लगा लें, ठीक है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, दुनिया लगाती है, बताती नहीं है। एजिंग जो होती है, आपको बताऊंगी, लगवा लें। वो कोलेजन प्रोडक्शन हमारी 35-40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, और 40 के बाद ख़वातीन में तकरीबन नया कोलेजन प्रोड्यूस होना ना होने के बराबर होता है। तो कोलेजन प्रोडक्शन को इन्हांस करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें हमारे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, लेज़र्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हाइफू है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी है, थर्माज वगैरह जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, तो उससे हमारी स्किन में टाइटनिंग आती है। तो ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव होते हैं वो, लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि प्रॉपरली डॉक्टर को दिखा के उनसे एडवाइस लें कि उनके मुताबिक आपकी स्किन असेस करने के बाद आपको क्या ट्रीटमेंट वो रेकमेंड करेंगे। इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपको कही जाती है तो कर लीजिए, दुनिया करती है, आप भी कीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हमारा माशरा जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी खुश होता है जब बेटा पैदा होता है। किसी के घर में आपको ख़बर मिले ना, जी मुबारक हो, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, बहुत खुश होते हैं, बहुत पागल हो जाते हैं। उनको लगता है उनकी जो सारी मेहनत है, ज़िंदगी भर जो उन्होंने कुछ किया है, वो सब कुछ सफल हो गया, एंड ऑफ रिज़ल्ट आपको बेटे के रूप में। बट जैसी आपको कोई ख़बर दे दे कि मुबारक हो, आपके घर में बेटी हुई है, तो उनके लिए सबसे अफसोसनाक बात होती है। ये बात अभी की नहीं है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, मगर आपको पता है हम ये बातें कह देते हैं कि नहीं हमें 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी मिल गई, हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ने रहमत दी है, हम फ़ाइन हैं, 4 बेटियाँ हों हम फ़ाइन हैं, हम अल्लाह, मगर लगे रहते हैं, कोशिश ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो बेटे की ख्वाहिश होती है। तो भाई अगर आप खुश हैं, आपका 1 2 3 बेटियाँ हो गई हैं, 4 बेटियाँ हो गई हैं, तो बस ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड। मगर नहीं, सिर्फ एक बच्चे के नंबर के लिए आप अंदर से सेटिस्फैक्शन जो है ना आपको नहीं मिलती। आपको बेटा चाहिए ही चाहिए कि भाई मेरी नस्ल रहेगी, मेरा नाम रहेगा, मेरी नस्ल आगे जाएगी। ये सब क्या बातें हैं? क्यों है ऐसा?
लोगों को दिखाने के लिए तुम कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, रहमत है, मगर आगे आप लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं बेटे की ख्वाहिश। इसे बात करने के लिए हमें बड़ी ख़ास मेहमान को यहाँ पे मधु किया है, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बताएंगी। अमरीन सलाउद्दीन है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेंडर स्टडीज़ में, मतलब माहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? बिल्कुल ठीक। ये क्या मसला है? बेटी की खुशी का इजहार तो कर रहे हैं हाँ कि जी। हम हैप्पी हैं, हमारी 4 बेटी है, मगर आप लगे हुए हैं, आप कोशिश बेटे की ही कर रहे हैं। मतलब इनर सेटिस्फैक्शन आपको अभी तक नहीं है, आपको वही नस्ल चलाने वाला बेटा चाहिए। तो क्या नस्ल सिर्फ ये बेटा से ही चलनी है आगे? हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी, तो आप देख लें जनाब सईदा बीबी फातिमा, उन्होंने भी तो आगे उनकी नस्ल को बढ़ाया, उनकी लेगेसी को बढ़ाया। तो ये हम क्यों नहीं इस चीज़ को मान लेते, हम क्यों नहीं समझ जाते? जी, आप जब रिलीजन की बात कर रही हैं तो हम बड़ा पिक एंड चूज़ करते हैं ना, जो हमें सूट करती हैं चीज़ें उसको हम पकड़ लेते हैं, और जो सूट नहीं करती हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं करते हैं। तो मसला यही है कि सारा मामला पिदरसरी समाज का है कि पैट्रियार्की को जो है बेटे अप्रूव करते हैं, और बेटियों को वो बर्डन के तौर पे या फाइनेंशियल ड्रेन के तौर पे देखते हैं। तो मसला इतना छोटा नहीं है। हम कई दफ़ा कहते हैं ना, अच्छा उसके इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, चलो एक बेटा भी आ जाए, और बड़ी मामूली सी बात लगती है। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया में मिसिंग गर्ल्स की, गुमशुदा लड़कियों की तादाद है लाखों में। अब ये वो गुमशुदा लड़कियां नहीं हैं कि जो किसी अपने उम्र के हिस्से में गुम गई, अगवा हो गई, कत्ल हो गई, कोई उठा कर ले गया। ये वो लड़कियां हैं जिनको दुनिया में आने का मौका नहीं मिला, यानी जेंडर स्कैन्स किए गए। जेंडर स्कैनिंग के ज़रिए ये किया गया कि पता चला कि जी माँ के पेट में बेटी है, तो अबॉर्ट कर दिया गया, या फिर बेटी पैदा हुई, दुनिया में आई और उसको मार दिया गया। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप ये देखें कि नोबेल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, बड़ा नाम है, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये उनकी दी हुई स्टैटिस्टिक्स हैं कि दुनिया में उन लड़कियों की तादाद लाखों हैं जो कि गुमशुदा हैं। और वो गुमशुदा नहीं जो उम्र के किसी हिस्से में कहीं चली गई, बल्कि वो गुमशुदा लड़कियां हैं जो कि या तो उनको माँ के पेट में मार दिया गया कि पता चला कि जी बेटी है तो वो पैदा ही ना हो, या पैदा होते ही मार दिया गया। और एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ये स्टैटिस्टिक्स क्यों जनरेट हुई? इसलिए कि बायोलॉजी के हिसाब से नेचुरली एक बात तय है कि रेशोज़ तय होते हैं ना, जैसा 100 बेटे के मुकाबले में 106 बेटियां, यानी 100 लड़के अगर पैदा हो रहे हैं तो 106 लड़कियां। ये रूटीन है, ये बायोलॉजिकली ऐसा होना चाहिए। क्या बेटी की पैदाइश पर अफसोस का इजहार जो है वो इसकी शादी, इसका जहेज़, इसकी तालीम, इसके अखराजात हैं कि इसने किसी और घर में चले जाना है, हमारे पास तो रहना नहीं, तो ये इन्वेस्टमेंट हम बेटी के ऊपर क्यों करें? ये सोच कहाँ से आई है कि भाई बेटा है, बेटी नहीं है हमारे लिए वैल्यू? व्हाई इज़ दैट इन पाकिस्तान? नॉट इन पाकिस्तान ओनली, इट्स अराउंड द ग्लोब। ये स्टैटिस्टिक्स हर जगह के हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही थी ना कि इंडिया, चाइना, वहाँ पे ये बैलेंस बहुत आउट हो चुका है। यानी 100 लड़के हैं तो 120 लड़कियाँ। तो लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि बेटा जो है वो उनके साथ रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, और उसके लिए उसके साथ ना उनके ऊपर कोई प्रेशर्स नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि बड़े होंगे, फिर जहेज़ देना है, फिर उसके साथ भी देखें हमने ऑनर भी तो बेटी के साथ अटैच किया हुआ है ना, ठीक है ना। अगर कुछ ख़राबी होती है तो वो डिसऑनर जो है बेटी के हाथों आएगा। जिस तरह हम ऑनर किलिंग्स और सब चीज़ें देखते हैं ना, तो बेटे तो बच जाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि जी ऑनर किलिंग इसलिए होती है, लड़की भागी है तो उसका बाप उसको मारेगा नहीं तो क्या करेगा। तो मैंने कहा बेटे का, लड़के का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी वो तो उसको भी घर से निकाल देते हैं, फिर वो वापस आ जाता है। तो मारना कुछ और चीज़ है और घर में से निकाल देना बिल्कुल और चीज़ है। सो ये स्टिग्मा जो है ये पेट्रियार्कल है, ठीक है। पिदरसरी समाज की देन है कि बेटे की प्रेफरेंस है और बेटी की तालीमी मैदान में भी आगे है, ठीक है। वालिदैन का सर भी फ़ख्र से बुलंद करती है, फिर घर के कामों में भी, घर गृहस्थी में भी माँ बाप का साथ देती है। अगर बाहर काम करती है, जॉब करती है, तो भी घर के खर्चे में, अखराजात में, एक्सपेंसेस में मदद करती है, हिस्सा डालती है। उसके बावजूद बेटी इज़ सेकेंड प्रायोरिटी, नॉट फर्स्ट। वाई? हाँ, इसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि पेट्रियार्कल है ना, सिस्टम सारा पेट्रियार्कल है। और ये जो आपने कहा ना घर से बाहर काम करती है, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम एक शहर में बैठे हैं, एक बड़े शहर में मौजूद हैं, या मैं एक बड़ी जामिया में पढ़ाती हूँ जहाँ पे को एजुकेशन है, सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे जैसे आप दूर चले जाएँ मज़ाफ़ात, फिर आप रूरल एरियाज़ में जाएँ, वहाँ पर इस तरह नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि दुनिया सारी मर्द की है और औरत का मकाम वो घर की दहलीज है। सो एजुकेशन में, वर्क में, हर जगह डिस्पैरिटीज़ मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि लड़कियां, हम जहाँ लड़कियां हैं वो एक्सेल कर रही हैं। आपने बताया मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मजाकन ये कहा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अब लड़कियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसको विमेन यूनिवर्सिटी कहा जाए। तो बातें तो इस तरह की हैं, मगर ये देखिए ये हम शहरों के बड़े जामियात की या इन जगहों की बातें करते हैं, वरना इस तरह से एजुकेशन में सब जगह ये डिस्पैरिटीज़ मौजूद हैं, इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, जब हम लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जैसे लड़कों को देते हैं तो वो भी उसी तरह एक्सेल करती हैं। अब देखें ना, माउंट एवरेस्ट सर कर ली, जो सबसे बड़ा फिज़िकल बैरियर है, समीना बेग ने, नायला कियानी ने उसको अबूर कर लिया। इसके अलावा हर फील्ड में जहाँ पे भी उनको मकाम मिला, क्योंकि कई दफ़ा कहा जाता है ना फिज़िकली तो वीक है, मगर बात ये नहीं है, बात एम्पावर करने की है, अपॉर्चुनिटी देने की है। अच्छा, जहाँ एक अपॉर्चुनिटी break मिली, मुझे ज़रूरी है यहाँ पे लेना, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो गर्ल्स हैं उनके पास मौक़े कम हैं? आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें, बाहर ममालिक में भी देखें, जंग चल रही है, ऐसे ही है, मर्द औरत की जंग है, मर्द औरत की जंग है, यही चल रही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद कि ये क्या है, क्या औरत के पास मौक़े कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। विल डिस्कस, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और अमरीन सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं कि बेटा क्यों ज़रूरी है बेटी के निस्बतन। अगर बेटियां हो गई हैं उसके बावजूद बेटी की ख्वाहिश क्यों हमें मार रही होती है और हमारे लिए बेटा प्रायोरिटी क्यों है, सेकंड प्रायोरिटी बेटी क्यों है। अभी इस सवाल मैं करना चाह रही थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बात की फ़ाइट चल रही है कि औरतों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है बहुत ही गिनी चुनी है। तो व्हाई इज़ दैट, ये औरतों के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कम है? क्योंकि ये कमतर और बरतर होने का मामला है। फिदरसरी सोच जो है वो बेटे को या लड़के को बरतर समझती है और लड़की को कमतर समझती है। अगर ऐसा ना हो तो आप कोई भी अखबार पकड़ के देख लें, रोज़ की ये ख़बरें क्यों हों कि तीसरी बेटी के पैदाइश में बीवी को मार मार के बदहाल कर दिया, अभी 1-2 हफ्ते पहले की खबर है। फिर तीसरे हमल में भी पता चला कि बेटी आ रही है तो बीवी को कत्ल कर दिया। फिर बेटी पैदा हुई तो 7 दिन की बेटी के जिस्म में गोलियां उतार दी। फिर एक माँ बेटी को छोड़ मेरे गई। पास इतना टाइम नहीं हुआ, 1.5 महीना या महीना गुजरा है, 2 बेटियां मेरे पास आई जो कि लड़कों के रूप में थी। छोटी बच्चियां, कोई इतनी बड़ी बच्चियां नहीं थी, बहुत छोटी एज की बच्चियां थी, 10 साल की, कोई 11-12 साल की बच्चियां। उन्होंने दोनों ने लड़कों का रूप धारी किया हुआ था। वाई? बिकॉज माँ ने सुसाइड कर ली बच्चों के सामने, क्योंकि बाप ने ख्वाहिश की थी बेटे की और दोनों टाइम बेटियां पैदा हुई। तो बीवी को इतना प्रेशर किया, इतना बुरा भला बोला, इतने ताने कसे, इतनी मतलब घर में झगड़े हंगामे हुए कि बच्चों को भी देखें बुरा असर पड़ा। और माँ ने क्या किया, सुसाइड कर ली। और वो सुसाइड कर ली उसने, उस तक पहुंचाया किसने? मेंटल टॉर्चर किया उसको, मेंटली बिल्कुल एक अब्यूज़ किया, मैं कहती हूँ कि उसने जाके खुदकुशी की। और फिर बच्चे और आगे देखें किस चीज़ का शिकार के वो मर्दों के रूप में घूम रहे थे कि भाई इस माशरे में औरतों की तो कोई इज्जत कोई नहीं, उनकी ख्वाहिश मकाम की जो थी नहीं। तो फिर हमने जो है मर्दों का रूप ढाल लिया। तो मैंने उनको बिठा के काफ़ी देर मोटिवेशन एक स्पीच दी, समझाया कि अब आगे माशरे में तो बढ़ना है, जीना है, कुछ करना है, आपने बेटा ऐसे तो नहीं चलना। तो ये चीज़ें तो हम किस किस को समझाएंगे कि हमारे माशरे में वाकई कोई स्पेस नहीं है। और अच्छा आप ये भी देखें कि स्पेस नहीं है ना, तभी तो हम ये समझते हैं कि वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। अब मेरी मेड ने कहा कि जी मेरी माँ ने ना 11 बच्चे पैदा किए, ठीक है, उसमें से कुछ मर गए जिस तरह पैदा हुए। जी एक मेड कहती है जी बेटे नहीं लगते मुझे, ये परेशानी है। अब वो कहती है जो बच्चे हैं ना वो 6 हैं, 5 हम बहनें हैं और आखिरी हमारा भाई। जब भाई पैदा हुआ, बेटा आ गया, तो उस औरत की बच्चे पैदा करने से जान छूटी, वरना तो उसकी क्या ज़िंदगी है। वो प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चा पैदा कर रही है, फिर प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चा पैदा कर रही है, और उसके पास ये प्रेशर है कि उसने बच्चे पैदा करने हैं बस, और बेटा लेकर आना है। अच्छा, जैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, मुझे भी मिली है यहाँ पे, जी बिल्कुल। तो क्या हमारी सोसाइटी में औरत को अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती हैं, अभी उस तरह से मामला नहीं बदला, इनइक्वालिटीज़ हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये मज़ामीन, ये चीज़ें जो हैं ये लड़कों की पढ़ने वाली हैं, ये लड़कियां यहाँ पे तो जा नहीं सकती हैं। फील्ड्स डिसाइड करते हैं हमने कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, प्रोफेशनल डिग्री में इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम अगलों के घर भेज देंगे, ठीक है ना। जिसके पास पैसा है वो तो सच्ची बात है MBBS वगैरह भी इसलिए बच्चों को करा देते हैं कई दफ़ा कि हम पैसे दे के ये सारे काम करा लें ताकि उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। तो एक गोल रखा हुआ है, भाई बच्चे तुमने पैदा करने हैं, शादी तुमने करनी है, रोटी गोल बनानी है, सो दिस इज़ ऑल,
ये तुम्हारी ज़िंदगी है, और उसके बीच में अच्छा, अगर तुम कुछ और एक कर भी और लोगी चीज़ तो मैं दैट इज़ आपको ऑल मगर राइट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज भी हुआ है माशरा हमारा, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि मैं तो 2000 से काम कर रही हूँ। मैं आई वॉज वेरी यंग, बहुत छोटी थी मैं, 15-16 साल की थी जब मैंने काम शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए वुमेन मुझे बहुत स्पेस मिली है मीडिया में रह के भी। अगर कोई ये बात करता है ना कि मैं शोबिस से हूँ, शोबिस में तो लड़कियों को काम मिलता ही है उनकी खूबसूरती और उनकी हाइट और इस तरह के टैलेंट वगैरह पे, मगर इससे हट के भी मैंने बहुत काम किया। मैंने जॉब्स की हैं, मैंने बैंक्स में जॉब की है, मैंने टीचिंग की है, मैंने एक फर्म थी जो कि इट वाज रिजॉर्ट कंपनी, गोरों की कंपनी थी, मैंने उन फॉरनर कंपनी में भी काम किया। फिर मेरे ऑफिस में इतनी लड़कियां, वो देखें वो आ गई नूर, हाँ नूर हे बताएं, बिल्कुल ये ऐसे देखें, है, इस तरह मैं से काम बच्चियां कर रही इधर आओ हूँ, सामने, ये देखें PhD इस तरह की की, है, और सब कितनी कुछ है, खूबसूरत बिल्कुल। खूबसूरत टैलेंटेड लंबी चौड़ी हाइटेड बच्चियां, ये देखें। और इतनी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं, इसके बगैर मैं चल नहीं सकती होती हूँ। ये मेरी दाया, ये मेरा दाया बाजू है, और ऐसे ये पूरे ऑफिस को लेके चलती है। थैंक यू सो मच, बस मैंने आपको दिखाना था। नहीं, कई दफ़ा कि हम ऑफिस इर्द-गिर्द भरा देखते पड़ा है इस हैं। तरह की। हाँ, मैं बहुत नहीं खुश agree होते करती हैं हूँ। हम, सारा कुछ है, सब कुछ है, परसेंटेज जो हैं वो ज़रा बड़ी हौसला अफजा भी हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। फिर भी अभी वो मामला उस तरह से नहीं हुआ, वरना दी खबरें जो हैं ये मौजूद ही हैं ना, ये सब चीज़ें तो उसी तरह चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लास में कोई लड़का उठ के कहे अच्छा तेज़ाब गर्दी हो रही है, तो लड़की ने कुछ किया ही होगा तो हो रही है। फिर जब ऐसी बातें आती है ना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी वही माइंडसेट है। जहनों का बहुत मसला है, अपॉर्चुनिटी का नहीं। मगर मैं एक, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, आप खूबसूरत इसी पे कोई शेर भी अगर इसी मौजू पे बोल दें, आप लिखती भी हैं, लिखा रही हैं पोएट। चले मैं 2-3 शेर आपको सुना देती हूँ कि किस जगह हम पे पहरा नहीं है बहन, किस जगह हम पे पहरा नहीं है बहन, क्या ज़मीं कैद खाना नहीं है बहन, कौन दहलीज लक्ष्मण की रेखा नहीं, किस कहानी में सीता नहीं है बहन, उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, वरना अंजाम अच्छा नहीं है बहन, तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, क्यों तेरी बात सुनता नहीं है बहन, तेरी खुद से शनासाई कैसे नहीं, आहा, तेरी खुद से शनासाई कैसे नहीं, तेरा खुद से तो पर्दा नहीं है बहन। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। और अभी हम अपने टॉपिक पे, अगर आपको कॉल करना है और कहीं आपको लगता है हमारी बात में कोई तजाद है, तो यू कैन कॉल, यू कैन टॉक, टेक अ ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं कि बेटे को इतनी प्रायोरिटी मिलती है तो बेटियों को इतनी प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं किया जाता। और एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो बेटे की ख्वाहिश है, इसमें क्या सोशल मीडिया भी कोई रोल प्ले करता है? प्लीज़ जवाब दीजिएगा। देखिए, ये ओवरऑल ये जो सोशल मीडिया है ना, जो अभी का फिनोमिनन है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, अब ये जो चीज़ें हैं कि बरतर कौन है कमतर कौन है, असल में ये चीज़ें यहाँ से आ रही हैं कि किसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, और ये सोशल प्रेशर्स जो हैं ये बिल्ड किए जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उन्हीं को एंडोर्स करते हैं लोग, ठीक है। और जब ये बार बार कहते हैं कि मोबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन होगी, मर्द कहीं पे भी जा सकता है, मर्द आज़ाद है, तो उसको भी प्रोपेगेट किया जाता है थ्रू मीडिया, ठीक है। मीडिया चैनल इन चीज़ों को प्रोपेगेट करते हैं, और मुझे ये लगता है कि इतनी अच्छा सेंटिमेंट है ना, जब आप बच्चे को अपनी गोद में पकड़ते हैं, आप सोचें उस वालिद के ऊपर कितना सोशल प्रेशर होगा जिसने 3-4 दिन की 7 दिन की बच्ची को गोलियां मार दी हैं, और वो जो सेंटिमेंट है उसको, यानी मैस्कुलिनिटी भी एक ट्रैप है ना, वो उसको इन्जॉय नहीं कर सका कि मैं अपने बच्चे को गोद में उठाऊं और उसको इन्जॉय करूं। उसको ये पता ही नहीं था, उसको ये पता था कि मुझे बेटा चाहिए, तो जी मार दिया। एंड ऑल ओवर द सोशल मीडिया ये चीज़ें मौजूद हैं। और फिर जब हम उसको देखते हैं कि लोग जो हैं, जब देखते हैं कि कोई औरत मौजूद है सोशल मीडिया पे, उसको और तरह ट्रीट करते हैं, मर्द को और तरह करते हैं। आप हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस को देख लें, आप हमारे शोबिस से रिलेटेड लोगों को देख लें, उनको किस तरह की ज़बान का, किस तरह की एलिगेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह अब्यूज़ करना, क्योंकि हमारी मर्ज़ी चलती है ना औरत के ऊपर, तो इस तरह अब्यूज़ करना ये सब हमारा राइट है। सो ये सारी चीज़ें जब नज़र आती हैं तो वो जो मेंस ग्रुप है ना, मेंस क्लब है, वो सब इकट्ठा होता है इसके। मगर जैसे बादशाहत हो गया, जागीरदारी निज़ाम हो गया, उसमें चलो ठीक है, देखा जाता था कि बेटे की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा आगे है, मगर अब तो ये बादशाहत और ये जागीरदारा निज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है। कंडीशनिंग हो गई है ना, कंडीशनिंग हो गई है ना, ये पता चल गया प्रेफरेंस ये है, तो सन प्रेफरेंस है, वो एक रियलिटी है, वो एग्जिस्ट कर रही है, वरना तो इस सब कुछ अच्छा हो जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती,
सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं, सब समझते हैं हम बराबर है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसको बताना शुरू करते हैं ना कि बेटा है, उस वक्त शॉपिंग आप देखते हैं, ब्लू कपड़े, ग्रीन पिंक कपड़े, इसके डिफरेंसेस, उस वक्त से कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। और बच्चे शुरू में ही समझना शुरू कर जाते हैं कि जी अच्छा ये पिंक सॉक्स हैं, आई एम अ बॉय, मैंने नहीं पहननी है। तो उससे ना वो चीज़ें उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि ये तुम्हारे साथ पिंक कलर के साथ हमने एसोसिएट कर दिया, फ्रिजिलिटी है, और उसके साथ हमने कह दिया कि तुमने रोना नहीं है, तुम मैस्कुलिन रहो। तो ये ट्रेट्स जो है उनकी कंडीशनिंग करते हैं, और फिर वो इस तरह से जब बड़े होते हैं तो ये चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं वायलेंस पे, तशद्दुद पे, और जितनी भी एट्रॉसिटी की फॉर्म्स है फिर हमें उसमें ट्रांसलेट होती नजर। थैंक यू सो मच अमरीन जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट मौजू को डिस्कस किया। और मैं आपको भी ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जितनी भी घर बैठी औरतें हैं और बहनें हैं और बच्चियाँ हैं, आप औरतों को अपने जितने भी मर्द हजरात हैं सपोर्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। और मैं अब देख रही हूँ ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो बाप हजरात हैं, वालिद हैं, वो अपनी बेटियों को बाइक खुद ख़रीद के ला के दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि जाओ बाइक पे जाके सामान लेकर आओ, ग्रॉसरी करके आओ, छोटी को छोड़ कर आओ, ठीक है, अपनी जॉब पे जाओ, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी चली जाओ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ कि हो रही हैं, मेरे शो पे भी आ रही हैं बच्चियाँ। जॉब्स में जितनी ज़्यादा लड़कियाँ भी मुझे देखने को मिलती हैं उसमें लड़के मुझे बल्कि कम देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमने सब ने देनी है। अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है हमारे पास काम की बहुत ज़्यादा है औरतों के लिए, मगर घर का जो माहौल नफसियाती है ना उसको अभी भी थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। ये जो 5 उंगलियां हैं इसमें से अगर कोई एक उंगली एफर्ट करी है तो ये जो बाकी की 4 उंगलियां हैं इनको भी हिलजुल करनी है, इनको भी एफर्ट करनी है, उनको भी अपना नफसियाती थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसको स्पेस देना है, खोलना है और ह्यूज करना है, उसको वसी करना है ताकि जो औरतें हैं उनको स्पेस मिले, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको हासिल करने के लिए जो पीछे ताने, चर्रे, गाली, बदतमीज़ी, रुकाओ, दबाओ, प्रेशर, ये ना करें। खुल के देनी अपॉर्चुनिटी, खुल के दें, ट्रस्ट फैक्टर रखें, तरबियत अच्छी दें अपनी औलाद को। आपकी बेटी आपका सर बुलंद करेगी फ़ख्र से इंशाल्लाह। आज के माशरे की जो औरत है वही हमारे कामयाब माशरे का रोशन मुस्तकबिल है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।